हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्विस्टेड कहानियां। मेरा नाम है कनिका। आज जो स्टोरी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वो एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है और ये ताल्लुक रखती है आदिवासियों से। यानी कि जो ट्राइब्स होती हैं, जो लोग आइलैंड वगैरह में रहते हैं, जो लोग बाकी लोगों से घुले मिले नहीं होते, उनकी जिंदगियों की भी थोड़ी बहुत झलक आपको इस स्टोरी में मिल जाएगी। और ये स्टोरी अपने आप में बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है और इसको सुलझने में कई दशकों का समय लगा था। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि ये स्टोरी एक सॉल्व्ड स्टोरी है। यानी कि अंत में रहस्य खुल चुका था कि आखिर इस केस में हुआ क्या था। तो आप ये मत सोचिएगा कि मैं आपको कोई अनसॉल्व्ड केस सुना रही हूँ। ये घटना है 18 नवंबर 1961 की, जबकि एक 23 इयर्स ओल्ड व्यक्ति जिसका नाम था माइकल रॉकफेलर, वो अपनी मोटर बोट को स्टार्ट करने की कोशिश करता है। जो कॉर्ड लगा रहता है जिसे खींचकर मोटर बोट को स्टार्ट किया जाता है, उसको वो खींचता है, कई बार खींचता है, लेकिन उसका इंजन स्टार्ट नहीं होता। वो बस आवाज करता है और उसके बाद शांत हो जाता है। ऐसा लग रहा था कि शायद उसकी बोट खराब हो चुकी है। इधर जो माइकर उसका छोटा सा क्रू था उसके साथ, वो एक तरह से समुद्र में तैरते तैरते समुद्र तट से दूर होते जा रहे थे। इससे भी ज्यादा खराब बात यह थी कि जिस बोट में माइकल और उसका क्रू यहाँ पर आए थे, वो एक 40 फीट लॉन्ग कैटमैरान थी, जिसमें दो हैंड क्राफ्टेड कैनोज लगे हुए थे जो कि आपस में बंधे हुए थे। और दुख की बात यह थी कि वो डूबने लगे थे। माइकल और उसका क्रू कुछ समय पहले ही इस ब्यूटीफुल जर्नी पर निकला था, एक ग्रीन जंगल कोस्ट की तरफ, जो कि न्यू गिनी में था। उनको अब इस एरिया को क्रॉस करना था जहां पर जो वाटर था काफी ट्रबुलेंट था, यानी कि यहाँ का जो पानी था वो बिल्कुल भी शांत नहीं था। जब इस एरिया को माइकल और उसका क्रू क्रॉस कर रहे थे, तो जो बड़ी बड़ी लहरें थी वो इसके इंजन में घुस गई और इंजन बंद हो गया। और उसके बाद बहुत सारा पानी बोट में भरने लगा था और इस कारण से वो जो बोट थी वो डूबने लगी थी। अब इस कारण से जो माइकल और उसका क्रू था वो बोट से बाहर आ गए थे और यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे थे किसी भी तरीके से। अब माइकल और उसका क्रू यहाँ पर इसलिए आए थे क्योंकि उनको एक ट्राइब के पास जाना था, एक ट्राइब से मिलने के लिए जाना था। एक ऐसी ट्राइब जो कि न्यू गिनी के एक आइलैंड में रहती थी, और उन्हीं से मिलने के लिए ये बोट में बैठकर जा रहे थे। जो माइकल था वो इस ट्राइब के आर्ट वर्क से बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड था। ये जो ट्राइब थी जिसका नाम था आसमैट ट्राइब, ये एक बहुत ही पर्टिकुलर, एक बहुत ही यूनिक बड़े बड़े पोल जैसी संरचनाएं बनाते थे। और इनको बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिसे हम कहते हैं मास्टर कार्वर्स, थे वो लगते थे। ये आसमेट ट्राइब के बहुत ही ज्यादा निपुण शिल्पकार होते थे। ये लोग एक सिंगल पीस लेते थे वुड का और उसको अच्छी तरीके से तराश कर इस तरह की संरचना बनाते थे जिसमें ऐसा लगता था जिन्हें देखकर कि जैसे बहुत सारे लोग एक दूसरे के कंधों पर चढ़े हुए हैं। तो इस तरह की संरचनाएं बनाना इनकी आसमेट ट्राइब में बहुत ही अच्छा माना जाता था, बहुत ही शुभ माना जाता था। ये जो बड़े बड़े पोल्स जैसी संरचनाएं बनाई जाती थी ये बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल होती थी, बहुत ज्यादा इंट्रिकेट वर्क किया जाता था इनके ऊपर। और ऐसा नहीं था कि आसमेट ट्राइब इनको बनाकर बेचती थी या किसी और के लिए बनाती थी, बल्कि ये सिर्फ अपने लिए इसको बनाते थे। और वो बिलीव करते थे कि जो उनके वॉरियर्स मारे जाते हैं समय समय पर, क्योंकि ट्राइब्स के बीच में झगड़े भी होते हैं और इन झगड़ों में इनके वॉरियर्स, इनके लोग मारे भी जाते हैं। तो ये लोग ये बिलीव करते थे कि ये जो वॉरियर्स मारे जाते हैं, इनके जो लोग मारे जाते हैं, उनकी आत्माएं इस पोल के अंदर रहती हैं। जो ये संरचनाएं बना रहे हैं इसके अंदर इनकी आत्माएं रहती हैं। तो आप समझ ही सकते हैं कि इन पोल्स को ये कितना पवित्र मानते थे। वो ये भी मानते थे कि जब तक हम इनकी मौत का बदला दूसरी ट्राइब से नहीं ले लेंगे, उनको मौत के घाट उतार कर, तब तक इनकी आत्माएं इन्हीं पोल्स के अंदर कैद रहेंगी। और इतना पवित्र माने जाने के कारण ही ये कभी भी इन पोल्स को बेचते नहीं थे और ना ही किसी और के लिए बनाते थे और ना ही कभी इनको फेंकते थे। ये उनके कल्चर और उनकी सोसाइटी का हिस्सा थे। लेकिन कुछ महीने पहले माइकल यहाँ पर आया था, वो आसमेट ट्राइब के लोगों से मिला था और तब उसको इन बड़े बड़े पोल्स के बारे में पता चला था। और उसको ये भी पता चला था कि इन पोल्स के बारे में वो क्या बिलीव करते हैं। लेकिन इसने इन लोगों के साथ एक डील नेगोशिएट की थी। उसने इन लोगों को ऑफर किया था कि मैं तुम्हें बहुत सारा सामान दूंगा, लेकिन तुम इसके बदले मुझे इनमें से एक पोल दे दो। लेकिन उसकी ये डील सक्सेसफुल नहीं हुई थी। उसने इनको बहुत सारा सामान तो दे दिया था, लेकिन बदले में उसको कोई भी पोल नहीं मिला था।
तो इस बार माइकल ये उम्मीद लेकर जा रहा था कि शायद इस बार वो उनसे पोल प्राप्त करने में कामयाब रहेगा, वो लोग मुझे इस बार एक पोल दे देंगे। लेकिन फिलहाल माइकल अभी अपनी डूबती हुई नाव में बैठा हुआ था और देख रहा था कि जो शोर है, यानी कि जो सी शोर उसको दिख रहा है, वो उससे दूर होता जा रहा है। अब जो माइकल के साथ जो बाकी 3 लोग थे, यानी कि जो उसका क्रू था, उनमें से एक था फ्रेंच एंथ्रोपोलॉजिस्ट जिसका नाम था रेन, और इसके अलावा 2 टीनेजर्स थे जो कि एक्चुअल में एस्मेट गाइड्स थे, यानी कि वो जो ट्राइब थी उसके गाइड्स थे। उनका नाम था साइमन और लियो। तो वो लोग गाइड के रूप में एस्मेट लोगों के साथ बात करने वाले थे। तो अब जबकि माइकल उसका इंजन स्टार्ट नहीं कर पाया, तो इन लोगों ने बारी बारी से उस कॉर्ड को पुल करना शुरू किया, लेकिन उनमें से कोई भी इंजन को स्टार्ट नहीं कर पा रहा था। अब इन लोगों ने कहा कि अब हमें इस बोट को अबंडन करना पड़ेगा, यानी कि छोड़ना पड़ेगा, और अब हमें ओशियन में कूदना पड़ेगा, नहीं तो इस नाव के साथ हम भी डूब जाएंगे। अब हमको तैरते हुए शोर की तरफ जाने की कोशिश करनी चाहिए। अब जो शोर था करीब हाफ माइल की दूरी पर था, यानी कि करीब 0.8 किलोमीटर दूर था, यानी कि ज्यादा दूर नहीं था। लेकिन अब ये जो लहरें थी, जो समुद्र की लहरें थी, वो उल्टी दिशा में बह रही थी, यानी कि ये समुद्र की तरफ बह रहे थे। अगर ये लोग ज्यादा इंतजार करते तो ये लोग इतनी दूर पहुंच जाते जिससे अब ये जो स्विम था, यानी कि जो इनको स्विम करके वापस जाना था, ये पॉसिबल ही नहीं हो पाता। जो रेन था वो एक अच्छा स्विमर नहीं था, उसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं था। इधर जो माइकल था वो इस शिप को अबंडन करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। इस शिप के अंदर, या हम कह सकते हैं इस बोट के अंदर, वो सामान लेकर आया था जो कि उसको ट्राइब मेंबर्स को देना था। वो बहुत सारा सामान अपने साथ लेकर आया था, जिसमें था टोबैको यानी कि तंबाकू, फिशिंग लाइंस थी, क्लोथ्स थे, और बहुत सारी कैंडीज थी। इसके अलावा भी बहुत सारा सामान था। उसको पता था कि इस ट्राइब के पास इस तरह का कोई सामान नहीं है, और वो चाहता था कि वो अपना जो पोल इसको देने वाले हैं उसके बारे में ये लोग और ज्यादा कन्विंस हो जाएं। ये सामान देखकर उसे पता था कि ये सामान उनको पसंद आएगा। उसके दिमाग में उस समय भी वो सिर्फ पोल चल रहा था कि किसी भी तरीके से वो पोल, या फिर हम कह सकते हैं कि वो आर्ट वर्क जो कि ट्राइब बनाती थी, वो उसको प्राप्त करना था। लेकिन उसे यह भी पता था कि अगर वो समुद्र में नहीं कूदेगा तब भी किसी ना किसी पॉइंट पर वो जो बोट थी वो डूब जाने वाली थी, और इसको इस बोट से उतरना ही पड़ेगा। लेकिन फिलहाल वो इसके लिए राजी नहीं था। वो इस सारे के सारे सामान को अबंडन नहीं कर सकता था। तो ये डिसीजन लिया गया कि जो 2 टीनेजर्स हैं, यानी कि जो 2 गाइड्स हैं, एस्मेट गाइड्स हैं, यानी कि जिनका नाम है साइमन और लियो, वो जंप करेंगे ओशियन में, शोर तक स्विम करके जाएंगे और वहां से हेल्प लेकर आएंगे। इधर जो माइकल और रेन है वो यहीं पर रहेंगे और हेल्प के आने का इंतजार करेंगे। तो अब ये दोनों के दोनों लड़के समुद्र में कूद जाते हैं और शोर की तरफ तैरने लगते हैं, जो कि कोई आसान स्विम नहीं था। उसमें बहुत ज्यादा समय और बहुत ज्यादा एफर्ट लगने वाला था। इधर ये दोनों के दोनों बैठकर इनको वॉच कर रहे थे। अब वहां पर बैठे बैठे माइकल के दिमाग में एक ख्याल आया। वो ये था कि कई महीनों से माइकल ने अपनी फैमिली को नहीं देखा था। वो कई महीनों से यहाँ पर था, पूरी तरह से सनबर्न हो चुका था, हर जगह धूल मिट्टी जमी हुई थी उसके शरीर में, और उसके हाथ पूरी तरह से फट गए थे और रफ हो गए थे, रोइंग कर करके, बोट चला चला के। लेकिन अगर देखा जाए तो माइकल की रियल लाइफ ऐसी बिल्कुल नहीं थी। माइकल ना तो न्यू गिनी का था, ना यहाँ के किसी और एरिया का था। असल में वो अमेरिका से था। वहां पर इसकी जो फैमिली थी, वो जो ह्यूमैनिटी में जो सबसे ज्यादा रिच लोग हुए हैं उनमें से एक थी इसकी फैमिली। उसकी फैमिली आज तक की सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल और रिचेस्ट फैमिलीज में से एक थी, और ये थी रॉकफेलर फैमिली। आज तक के जो 10 मोस्ट पावरफुल फैमिलीज या लोग हुए हैं उनमें से इसकी फैमिली एक थी। जो इसके ग्रैंडफादर थे उनका नाम था जॉन डी रॉकफेलर, और वो ऑयल टाइकून थे। वो एक समय पर दुनिया के सबसे अमीर आदमी हुआ करते थे। इधर जो माइकल के फादर थे जिनका नाम था नेल्सन रॉकफेलर, वो इस समय न्यूयॉर्क के गवर्नर थे और फ्यूचर वाइस प्रेसिडेंट होने वाले थे यूनाइटेड स्टेट्स के। इससे आप समझ सकते हैं कि माइकल के पास कितने अनबिलीवेबल रिसोर्सेस थे। लेकिन एक रॉकफेलर होने के बावजूद उसे ऐसा लगता था कि उसको यहाँ के जंगल, यानी कि न्यू गिनी के जंगल पुकार रहे हैं, यहाँ के ट्राइब्स का हिस्सा बनना चाहिए, यहाँ पर घूमना चाहिए, और अपने इसी पैशन को पूरा करने के लिए वो यहाँ 7 महीने पहले आया था। वो यहाँ पर अकेला नहीं आया था, बल्कि वो एक टीम के साथ आया था जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी फिल्म मेकर्स की टीम थी। वो यहाँ पर, यानी कि ये टीम वाले यहाँ पर एक बहुत ही रिमोट ट्राइब को कवर करने के लिए आए थे। उनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते थे। माइकल जब इस एडवेंचरस ट्रिप पर आया इन लोगों के साथ, तो उसको इस ट्राइब से प्यार हो गया, इस जगह से प्यार हो गया।
ये जो फिल्म मेकर्स थे, इन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जिसमें इस ट्राइब और एक दूसरी ट्राइब के बीच की जो बैटल होती है, जो लड़ाइयां होती हैं, उनको कवर किया गया था। और इसी डॉक्यूमेंट्री को बनाने के दौरान माइकल को एक बार उसके कंधे पर तीर लग गया था और उसको अच्छी खासी चोट लग गई थी। लेकिन इसके बावजूद भी माइकल घबराया नहीं, बल्कि उसको इस जगह से प्यार हो चुका था। उसने कभी भी अपनी फैमिली को नहीं बताया था कि उसके कंधे पर तीर वगैरह लग गया है और वो घायल हो गया है, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि अगर वो ये बात बताएगा तो हो सकता है कि उसकी जो फैमिली है वो इन ट्राइब से बदला ले, किसी भी तरीके से इनको परेशान करे, इनके ऊपर कोई केस करे। वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था। इससे ये पता चलता है कि माइकल इन लोगों के प्रति बहुत ज्यादा रेस्पेक्टफुल था और बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव था। वो इन लोगों को अपने लोगों की तरह, अपनी फैमिली की तरह, अपने देश वालों की तरह प्यार करने लगा था। फिर एक समय ऐसा भी आया कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के जो फिल्म मेकर्स थे, उन्होंने अपनी डॉक्यूमेंट्री बनाने के बाद अपना सामान समेटा और वहां से चले गए, वापस अमेरिका चले गए। लेकिन माइकल उनके साथ वापस नहीं गया, वो न्यू गिनी में रह गया। और इधर इसी दौरान उसके जो फादर थे, यानी कि नेल्सन रॉकफेलर, उन्होंने एक म्यूजियम खोला न्यूयॉर्क में। और इस म्यूजियम का नाम था म्यूजियम ऑफ प्रिमिटिव आर्ट। यहाँ पर वो बहुत जगह से लाए हुए आर्ट वर्क को शो करते थे, शोकेस करते थे, स्पेशली न्यू गिनी से लाई हुई चीजों को। और इस समय आपको पता ही है कि अर्ली 1960s का दौर चल रहा है। उस समय जो लोग, जो अमेरिका के लोग इस म्यूजियम को देखने आ रहे थे, उनके मन में ये विचार था कि जो एस्मेट ट्राइब है, जो न्यू गिनी के लोग हैं, वो बहुत ज्यादा प्रिमिटिव हैं, बहुत ज्यादा पिछड़े हुए हैं। और इस कारण से लोग इस न्यू म्यूजियम को देखने के लिए दूर दूर से आ रहे थे। वो देखना चाहते थे कि ये जो बैकवर्ड लोग हैं, आखिर वो क्या क्रिएट कर रहे हैं, वो आर्ट में कहां तक पहुंचे हैं। इधर जो माइकल था, उसको ऐसा लगता था कि उसको न्यू गिनी के जो नेटिव्स हैं उनको गहराई से समझना है। और उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको खुद ही लगता था कि उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इनका जो इनक्रेडिबल आर्ट वर्क है वो यहां से निकाल कर वो दुनिया के सामने पेश कर सके, ताकि लोगों को पता चले कि ये लोग इतने पिछड़े हुए भी नहीं है, ये लोग भी अपनी कला में माहिर हैं। इसी कारण से वो एस्मेट ट्राइब के उन पोल्स को ले जाकर म्यूजियम में रखना चाहता था। वो चाहता था कि लोग पूरी दुनिया से इसको देखने के लिए आए और उसको सराहें। स्पेशली वो ये चाहता था कि लोग भी इस ट्राइब की इज्जत करें। जब वो देखेंगे कि वो कितना अच्छा काम कर रहे हैं, तो लोगों के मन में ऑटोमेटिकली इन लोगों की रेस्पेक्ट बढ़ेगी। इसी कारण से फाइनली माइकल ने फ्रेंच एंथ्रोपोलॉजिस्ट, जिनका नाम था रेन, इनके साथ अपनी टीम बनाई थी। पूरे न्यू गिनी में घूमा था, जितना भी आर्ट वर्क अच्छा उसको मिला, उसने वो सब कुछ खरीद लिया था, ले लिया था और वापस अपने डैड के पास पहुंचा था। और वहां के म्यूजियम में सारे आर्ट वर्क को डिस्प्ले किया गया था। फिलहाल आपको पता ही है कि वो डूबती हुई नाव में बैठा है और जो साइमन और लियो हैं, वो तैरकर शोर पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद कई घंटे बीत जाते हैं। माइकल और रेन को कोई भी शोर की तरफ से इनकी ओर आता हुआ नहीं दिख रहा था। उनको ये भी नहीं पता था कि वो दो लड़के शोर तक पहुंच भी पाए हैं या नहीं पहुंच पाए हैं। तो अब उनको कोई भी आइडिया नहीं था कि उनको बचाने कोई आएगा या नहीं आएगा। लेकिन वो ये देख पा रहे थे कि उनकी जो नाव है वो ज्यादा से ज्यादा पानी के अंदर डूबती जा रही है और अब उनको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इसके बाद इन दोनों ने बकेट्स उठाई और जितना भी पानी इस नाव में भर रहा था उसको बकेट्स की सहायता से बाहर फेंकना शुरू कर दिया। लेकिन ये सारा काम पूरी तरह से यूजलेस था, क्योंकि पानी बहुत तेजी से बढ़ रहा था। उसके बाद एक बहुत ही तेज लहर आती है और ये बोट पूरी तरह से फ्लिप हो जाती है, यानी कि उल्टी हो जाती है। माइकल और रेन दोनों के दोनों सी में गिर जाते हैं। लेकिन लकीली जो माइकल और रेन थे, ये किसी तरीके से तैर कर उस बोट के सरफेस पर आ जाते हैं, यानी कि जो उल्टी बोट थी उसके ऊपर आ जाते हैं। इस बोट के नीचे किसी तरह की कोई एयर पॉकेट बन गई थी, इसी कारण से ये नाव उल्टी तैर रही थी। अब माइकल और रेन दोनों के दोनों इस बोट को अच्छी तरीके से पकड़ लेते हैं और किसी तरीके से अपने बैलेंस इसके ऊपर बनाए रखते हैं। अचानक ही माइकल को एक गैस कैनिस्टर दिखता है जो कि बोट से नीचे गिर गया था। उसने वो कैनिस्टर पकड़ा और उसके बाद अपनी बेल्ट से अटैच कर लिया। उसको पता था कि ये जो कैनिस्टर है उसको तैरने में सहायता करेगा। अब ये दोनों उस बोट पर बैठे हुए थे और होप कर रहे थे कि जल्दी ही कोई ना कोई सहायता करने के लिए शोर से इनकी तरफ आएगा। लेकिन माइकल के दिमाग में ये चल रहा था कि कोई भी हेल्प शायद आने वाली नहीं है, और अगर हेल्प नहीं आई तो माइकल को ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, शायद उसको तैरकर शोर की तरफ जाना पड़ेगा। लेकिन अब जो बोट थी वो काफी दूर आ चुकी थी ओशियन की तरफ, और शोर और ज्यादा दूर हो चुका था। उसके बाद अगली सुबह हो जाती है। माइकल और रेन अभी भी उस बोट के ऊपर मौजूद थे और किसी तरीके से उसको होल्ड किए हुए थे। लेकिन अब माइकल को यकीन हो गया था कि कोई भी सहायता आने वाली नहीं है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि माइकल एक बहुत ही अच्छा स्विमर था, लेकिन उसको यह भी पता था कि वो किनारे से कम 8 से 16 किलोमीटर दूर आ चुके हैं, और अगर अब वो तैरेगा
तो वो एक बहुत ही लंबी स्विम होगी जो कि बहुत मुश्किल थी। लेकिन माइकल क्योंकि एक रॉक फेलर था, उसके अंदर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस था और वो रेन से कहने लगा कि मैं एक अच्छा स्विमर हूं, मैं जानता हूं कि मैं इस स्विम को पूरा कर लूंगा, मैं अगर 10 माइल्स की भी स्विम होगी तो उसको पूरा करके वापस आ जाऊंगा, तब तक तुम अपनी हिम्मत बनाए रखो, इस बोट को पकड़े रहो और मेरा इंतजार करो। रेन ने माइकल से बहुत ज्यादा बेग किया कि तुम मत जाओ मत जाओ, उसको बहुत ज्यादा समझाया, लेकिन माइकल मानने के लिए तैयार नहीं था। माइकल ने कहा कि अगर मैं कुछ भी नहीं करूंगा तो हम दोनों यहीं पर मारे जाएंगे। तो अब रेन बैठा बैठा देखता रहा, वो कुछ भी नहीं कर सकता था। माइकल ने अपने कुछ कपड़े उतार दिए अपने आप को हल्का करने के लिए। उसके बाद उसको एक और गैस कैनिस्टर मिल गया था, उसको भी अपनी बेल्ट से अटैच कर लिया ताकि उसको थोड़ा सा और फ्लोटेशन मिले। उसके बाद माइकल ने रेन से हाथ मिलाया और करीब सुबह के 8 बजे, जो कि एक संडे का दिन था और वो डेट थी 19 नवंबर 1961 की, उस दिन माइकल पानी में कूद गया। अब माइकल ने सीधा किनारे की तरफ तैरना शुरू कर दिया। उसके बाद 12 घंटे बीत गए। अब रेन को वहां बैठे बैठे रात हो चुकी थी। वो अभी भी उस उल्टी बोट पर किसी तरीके से बैठा हुआ था और होप कर रहा था कि जल्दी ही सहायता आएगी, लेकिन कोई भी सहायता आती हुई दिख नहीं रही थी। तभी अचानक से उसको यह एहसास हुआ कि उसके आसपास बहुत तेज रेड कलर की रोशनी हो गई है। उसने जब आसमान की तरफ देखा तो उसने पाया कि एक प्लेन उसके सर के ऊपर उड़ रहा है थोड़ी सी ही दूरी पर। उसने रेन को स्पॉट कर लिया था और उन्होंने एक फ्लेयर फायर करके एक तरह से रेन को इशारा दिया था कि हमने तुम्हें देख लिया है और जल्दी ही तुम्हारी सहायता की जाएगी। इसके करीब 2 घंटों के बाद वहां पर एक बोट आती है और उसके बाद रेन को उस बोट पर चढ़ा लिया जाता है। वो बहुत ज्यादा रिलीव्ड हो जाता है और कैप्टन से पूछता है कि मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हें माइकल रॉकफेलर ने मेरे बारे में बताया होगा, उसने ही बताया होगा कि मैं यहाँ पर हूँ और तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। लेकिन कैप्टन ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हमें 2 लड़के मिले थे और ये वही 2 लड़के थे जो कि 2 गाइड थे जिनका नाम था साइमन और लियो। उन्होंने बताया कि साइमन और लियो ने हमें तुम्हारी जानकारी दी और तुम्हारे बारे में बताया कि तुम यहाँ पर तैर रहे हो, इसलिए हम तुम्हारी काफी देर से तलाश कर रहे थे। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि माइकल रॉकफेलर एक रॉकफेलर है, यानी कि रॉकफेलर फैमिली से ताल्लुक रखता है, इसीलिए एक बहुत बड़ी हस्ती है। जैसे ही रेन को ये पता चला कि माइकल किनारे तक नहीं पहुंचा तो वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया। उसने कैप्टन को बताया कि माइकल ने एक बहुत बड़ी स्विम शुरू की थी, वो यहाँ से तैर कर किनारे तक जाने वाला था मेरी हेल्प करने के लिए। और जब कैप्टन को ये पता चला और बाकी लोगों को ये पता चला कि एक रॉकफेलर फैमिली का सदस्य यानी कि माइकल समुद्र में कूद गया है तैरने के लिए, तो ऐसा लग रहा था कि वहां पर बम का धमाका हो गया है। वो लोग सबके सब बहुत ज्यादा परेशान हो गए। उनको पता था कि ये रॉकफेलर फैमिली कुछ भी कर सकती है। उसको ढूंढना वहां की अथॉरिटीज के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी था। लेकिन फिलहाल माइकल का कहीं भी पता नहीं चल रहा था। इन लोगों ने बहुत ज्यादा माइकल की तलाश करने की कोशिश की, लेकिन वो कहीं भी जब नहीं मिला तो जब रॉकफेलर फैमिली को इस बारे में पता चला तो उन्होंने बहुत अंधाधुंध पैसा और रिसोर्सेज उसकी तलाश में लगा दिए। एक तरह की वो आज तक की सबसे बड़ी मैन हंट थी। उन्होंने शिप्स भेजे माइकल को ढूंढने के लिए, उन्होंने हेलीकॉप्टर्स भेजे, प्लेन्स भेजे, इसके अलावा यूएस नेवी आई उसकी तलाश करने के लिए। यानी कि पूरी तरह से उन्होंने अपने सारे रिसोर्सेज झोंक दिए थे और कई हफ्तों तक ये तलाश चलती रही, लेकिन माइकल कहीं भी नहीं मिला। लेकिन माइकल की ये तलाश कई सालों तक जारी रही। हालांकि ये जो तलाश थी ये शुरू में बहुत ज्यादा इंटेंस थी। अब ये तलाश थोड़ी सी हल्की पड़ गई थी, लेकिन उसके बाद भी लगातार उसकी तलाश जारी थी। 1964 में, यानी कि उसको अभी तक खोए हुए 3 साल हो चुके थे, तब रॉकफेलर फैमिली ने फाइनली एक्सेप्ट किया कि माइकल शायद मारा जा चुका है, शायद वो डूब गया होगा इतनी लंबी स्विम करने के दौरान। अब उसकी फैमिली ने किसी तरीके से एक्सेप्ट कर ली थी सच्चाई। उन्हें लग रहा था कि उसके साथ कुछ ना कुछ गलत हो गया है। और बाद में उसकी सिस्टर ने एक बेस्ट सेलिंग बुक भी लिखी इस बारे में, जिसमें उसने अपने लॉस के बारे में लिखा था। ये उसकी ट्विन सिस्टर थी और उसके खो जाने से, गायब हो जाने से बहुत ज्यादा परेशान थी। लेकिन इधर न्यू गिनी में एक बिल्कुल ही डिफरेंट स्टोरी फ्लोट कर रही थी। बहुत सारे र्यूमर्स फैले हुए थे इस बारे में कि माइकल के साथ आखिर हुआ क्या था। लोग उसे जगह जगह देखने का भी दावा कर रहे थे। 1969 में, जबकि माइकल को मृत माने हुए भी उसकी फैमिली को 5 साल हो चुके थे, एक एडवेंचर वेंचर मैगजीन रिपोर्टर जिसका नाम था मिल्ट मैकलिन, उसको एक ऑस्ट्रेलियन व्यक्ति से एक बात पता चलती है। ये व्यक्ति इसको बताता है कि वो माइकल से मिला था और वो उससे मिला था न्यू गिनी के जंगलों में, उसी जगह के पास जहां से असल में वो गायब हुआ था, जहां से उसने तैरना शुरू किया था। अब जो ये रिपोर्टर था, इसने
इस घटना की पूरी जांच करने का डिसीजन लिया। हालांकि इसको बिल्कुल नहीं पता था कि ये टिप कितनी क्रेडिबल है, लेकिन फिर भी इसने डिसाइड किया कि मैं इसको फॉलो अप करूंगा। वो एक फिल्म क्रू के साथ न्यू गिनी पहुंचा, उसी एरिया में पहुंचा जहां पर उसके देखे जाने की बात हो रही थी। उसने वहां के लोकल लोगों से बातचीत की और हर तरह से उसने माइकल की वहां पर छानबीन की। लेकिन जब वो वापस आया तो वो खाली हाथ था, उसको कोई भी जानकारी नहीं मिली थी। उसके बाद उसने इस बारे में एक बुक लिखी। इसमें इसने सब कुछ बताया कि उसने माइकल की तलाश करने के लिए क्या क्या किया था। उसने सारी की सारी फुटेज भी वहां पर जो शूट की थी उसको भी संभाल कर रखा। उसने दूर से ही सारी की सारी शूटिंग की थी, वो बहुत ज्यादा अंदर जाके शूटिंग नहीं कर सकते थे। हालांकि कभी भी घर आने के बाद इन्होंने इस फुटेज को ढंग से रिव्यू नहीं किया। वो एक तरह से रॉ फुटेज थी और बहुत सारी फुटेज थी। वो फुटेज अगले 40 सालों तक ऐसे ही रखी रही। 40 सालों के बाद एक दूसरा डॉक्यूमेंट्री फिल्म क्रू ये डिसाइड करता है कि वो भी न्यू गिनी जाएगा और वहां पर जाकर माइकल के बारे में पता लगाएगा कि आखिर उसके साथ हुआ क्या। वहां पर अभी तक बहुत सारी र्यूमर्स फैलने लगी थी कि माइकल जिंदा है, वो न्यू गिनी के जंगलों में रहता है, और पता नहीं क्या क्या खबरें फैली हुई थी। लेकिन जब उन्होंने वहां जाने का डिसीजन लिया, यानी कि दूसरे क्रू ने, तो उसने डिसाइड किया कि जाने से पहले वो जो मिल्ट मैकलिन की अनवॉच्ड फुटेज है वो पहले उसको देखेंगे कि इन्होंने वहां पर क्या क्या कहाँ पर तलाश की थी। जब इन्होंने ये सारी की सारी फुटेज देखी तो उनको एक बहुत ही अनबिलीवेबल शॉट दिखा। और ये शॉट इनको दिखा था कई घंटों की फुटेज देखने के बाद। ये जो छोटा सा शॉट था ये काफी दूरी से लिया गया था। यहाँ पर जो फिल्म क्रू था वो लैंड पर था और वो वाटर की शूटिंग कर रहे थे। तब एक कैनो दिखती है इनको, यानी कि एक बोट दिखती है जो कि फ्रेम में आती है, और उसमें बहुत सारे एस्मेट ट्राइब के वॉरियर्स भरे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि ये एक वॉर पार्टी है, यानी कि ये किसी से लड़ने जा रहे हैं, और एक बिल्कुल ही लड़ाई वाली आक्रामक मुद्रा में दिख रहे थे। लेकिन इन सारे ट्राइब मेंबर्स के बीच में एक ऐसा व्यक्ति इनको दिखाई दिया जो कि इनसे बिल्कुल अलग दिख रहा था, क्योंकि ये एक वाइट मैन था। ये नेकेड था, उसकी अच्छी खासी दाढ़ी थी और इनसे बिल्कुल ऑब्वियसली अलग नजर आ रहा था। और इनको ऐसा लगा कि ये बिल्कुल माइकल रॉकफेलर की तरह दिख रहा है। जैसे ही इस फुटेज के बारे में लोगों को पता चला, बहुत सारी र्यूमर्स फैलने लगी थी पूरी दुनिया में। लोग कहने लगे थे कि इतने बड़े खानदान का एक सदस्य, यानी कि रॉकफेलर फैमिली का एक सदस्य, जंगलों में भटक रहा है इन ट्राइब के लोगों के बीच में। लोग ये भी कह रहे थे कि इस फेट को इसने खुद स्वीकार किया है, उसने अपनी फैमिली को अबंडन कर दिया है और उसने खुद ही डिसाइड किया है कि वो एस्मेट ट्राइब के साथ जाकर रहेगा। वो उनका हिस्सा बन के रह रहा है कई सालों से, और लोग सोच रहे हैं कि वो मर चुका है। हालांकि इस बात के कोई सबूत नहीं थे कि ये जो व्यक्ति इस फुटेज में दिखा था वो असल में माइकल रॉकफेलर ही रहा होगा। हो सकता है कि वो किसी मिशनरी का हिस्सा रहा हो, कोई दूसरा वाइट पर्सन रहा हो जो कि उस समय न्यू गिनी में वो इनसे बातचीत करने गया हो। लेकिन उसके बाद भी ये जो स्टोरी थी ये इतनी इनक्रेडिबल थी कि हर कोई इस पर विश्वास करने के लिए तैयार था। इसीलिए थ्योरी हर जगह फैल चुकी थी। इसके बाद 2012 का समय आता है। अब तक इस फुटेज को देखे हुए भी 4 साल बीत चुके थे, और अब तक माइकल रॉकफेलर को गायब हुए भी 50 सालों से ऊपर हो चुके थे, यानी 50 ईयर्स से भी ज्यादा का समय बीत चुका था। इसी दौरान एक नेशनल जियोग्राफिक का जर्नलिस्ट जिसका नाम था कार्ल हॉफमैन, जिसने इस स्टोरी के बारे में बहुत ज्यादा सुना था और बचपन से उसने माइकल रॉकफेलर का नाम सुना था, वो इस स्टोरी से बहुत ज्यादा फैसिनेटेड था। वो डिसाइड करता है कि वो न्यू गिनी जाएगा और फाइनली इस घटना की तह तक पहुंचेगा कि आखिरकार माइकल रॉकफेलर के साथ हुआ क्या। इसके बाद कार्ल और उसका एक इंटरप्रेटर ये दोनों न्यू गिनी जाते हैं, वहां पर एस्मेट ट्राइब के लोगों से मिलते हैं और कई महीनों तक उनके साथ रहते हैं, उनका विश्वास पूरी तरह से जीतते हैं और साथ ही रेस्पेक्ट भी गेन करते हैं। उसके बाद जब ये लोग माइकल रॉकफेलर के बारे में इनसे बातचीत करते हैं तो एक बिल्कुल नई कहानी सामने आती है जिसके बारे में कभी भी किसी ने सुना ही नहीं था। असल में इनको माइकल रॉकफेलर की रियल स्टोरी पता चलती है कि आखिर उसके साथ उस दिन क्या हुआ था। इन लोगों ने कार्ल को स्टोरी तो सुना दी थी, लेकिन साथ ही उससे ये भी कह दिया था, एक तरह से उसे वार्निंग दे दी थी कि अगर तुम किसी को भी ये कहानी बताओगे कि उसके साथ क्या हुआ था तो हो सकता है कि हमारे सारे लोग मारे जाएं, हम सबकी हत्या कर दी जाए, हो सकता है कि तुम्हारी भी हत्या कर दी जाए, यानी कि कुछ भी हो सकता है। इसलिए स्टोरी किसी भी हालत में बाहर नहीं आनी चाहिए, हम तुम पर विश्वास करते हैं इसलिए बता रहे हैं। कार्ल ने वो सारी स्टोरी उस दिन सुनी, लेकिन जब उसको ये पता चला कि आखिरकार माइकल के साथ क्या हुआ था तो फाइनली अब वो न्यू गिनी से निकला। उसने एक बुक लिखी, इस बुक का नाम था सैवेज हार्वेस्ट।
और इस बुक के माध्यम से ही पता चला कि आखिर माइकल रॉकफेलर के साथ उस दिन हुआ क्या था, यानी कि 19 नवंबर 1961 को उसके साथ क्या हुआ था। जब माइकल पानी के अंदर कूद गया था और उसने अपनी 10 से 15 किलोमीटर की स्विमिंग स्टार्ट कर दी थी, उसी दौरान एस्मेट ट्राइब के भी कुछ बूढ़े लोग, जिनको हम बुजुर्ग लोग कहते हैं, जिनका नाम था फिन, जिम और पेप, वो लोग 50 अदर ट्राइब मेंबर्स के साथ 8 बड़ी बड़ी कैनोज में बैठे हुए थे, यानी 8 नावों में बैठे हुए थे और वो कहीं जा रहे थे। फिलहाल वो इस रिवर के, क्योंकि ये ओशन और रिवर मिलते थे और वहीं पर ये लोग फंसे थे, जहां पर ओशन और रिवर मिलते थे वहीं पर इनका, यानी माइकल लोगों का क्रू फंसा था। तो उसी रिवर के माउथ पर बैठे हुए ये लोग फिलहाल आराम कर रहे थे। इनमें से कुछ लोगों ने पत्तों से सिगरेट वगैरह, सिगार वगैरह बनाई हुई थी, उसको पी रहे थे। कुछ लोग पाम प्लांट से बनी हुई एक डिश खा रहे थे, जो कि एक रफ सी डिश होती है जिसका नाम है सागो, उसको खा रहे थे। ये सारे के सारे लोग नेकेड थे, बस इनके नीज के चारों ओर बैंड्स लगे हुए थे, बस यही पहनते थे लोग, नीज और एल्बोस पर बैंड्स पहनते थे। और किसी किसी के शरीर पर बहुत ही इंट्रिकेट पियर्सिंग्स भी थी, उनकी नाक पर और उनके ईयर्स पर। तो वो लोग फिलहाल वहां पर बैठे हुए थे और वो आराम से इस दिन को एंजॉय कर रहे थे। वहां पर पूरी तरह से शांति छाई हुई थी। तभी अचानक से ही जो एल्डर लोग थे, उनको इस रिवर में कुछ बह के आता हुआ दिखाई दिया। उन्होंने देखा कि कोई सफेद चीज उनकी तरफ बहती हुई आ रही है। तभी अचानक से इन लोगों ने सबका ध्यान उस तरफ आकर्षित किया। उन्हें लगा कि शायद ये कोई क्रोकोडाइल है या कोई सरपेंट है, इस तरह की कोई चीज है। तो वो आराम से वहां खड़े होकर ध्यान से देखने लगे कि आखिर ये है क्या। जैसे जैसे ये चीज पास आई तो वो पहचान गए थे कि ये कोई इंसान है। उन्होंने अपने अपने भाले ऊपर उठा लिए थे, अपने स्पीयर्स रेडी कर लिए थे उस पर अटैक करने के लिए। लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि ये बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है, बस ये एक वाइट मैन है और वो अपने पीठ के बल एक तरह से तैरता हुआ या फ्लोट करता हुआ उनकी तरफ आ रहा था। उन्होंने वो कैनिस्टर भी देखे जो उसके शरीर से बंधे हुए थे, तो उनको बहुत ही वियर्ड फ्लोटेशन डिवाइसेस लगी वो। खैर, जब उन लोगों ने देखा कि ये कोई इंसान है तो उन्होंने अपने स्पीयर्स नीचे रख दिए और एक दूसरे की तरफ देखकर हंसने लगे, क्योंकि उन सबको ही ऐसा लगा था कि कोई खतरा है। लेकिन अब वो समझ गए थे कि खतरा नहीं है। जैसे ही उन्होंने इस इंसान को देखा था वो पहचान गए थे कि ये जो व्हाइट मैन है ये माइकल रॉकफेलर है। वो उससे पहले भी मिल चुके थे। जहां से माइकल ने तैरना शुरू किया था उस जगह से ये जगह 10 माइल्स, या हम कह सकते हैं करीब 16 किलोमीटर दूर थी। और आश्चर्य की बात यह थी कि ये सीधा उन लोगों के पास ही बहकर आया था जिनसे मिलने वो आने ही वाला था। अब एक तरह से वही लोग उसके रेस्क्यू के लिए आ चुके थे। उस समय माइकल पूरी तरह से अपने होश में था। उसने चैन की सांस ली और उसने इनकी बोट को कसकर पकड़ लिया। उसको पता था कि अब वो बच जाएगा। अब जो यहाँ पर सबसे ज्यादा दो बुजुर्ग व्यक्ति थे जिनका नाम था फिन और जिम, उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर माइकल की तरफ देखा, फिर एक दूसरे की तरफ देखा, फिर दोनों ने ही सहमति में सिर हिलाया। वो दोनों ही इसको बचाने के लिए राजी थे। इन दोनों ने माइकल की हेल्प की, उसको हाथ दिया और उसको बोट में खींच लिया। अब जो माइकल था वो इतनी लंबी स्विमिंग करके ऑब्वियसली बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुका था, लेकिन फिलहाल वो पूरी तरह से रिलीव्ड था। वो आराम से इस बोट में लेट गया और अब उसे पता था कि उसको कोई चिंता नहीं करनी है। इधर जो बाकी नाव थी वो भी चारों ओर इकट्ठी हो गई और इन सब ने एक साथ वापस अपने इनलैंड की तरफ पैडल करना शुरू कर दिया, यानी कि ये बोट अब वापस अपने आइलैंड की तरफ जा रही थी। लेकिन अब जितने भी लोग उन कैनोज में बैठे थे, उन बोट्स में बैठे थे, उन्होंने अजीब सी चैंटिंग शुरू कर दी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वहां पर 50 से भी ज्यादा मेंबर्स इन 8 बोट्स में सवार थे। ये लगातार एक साथ चैंटिंग कर रहे थे और माइकल इस एस्मेट ट्राइब के बारे में काफी कुछ जानता था। उसने काफी कुछ स्टडी किया था, उनके कल्चर के बारे में काफी कुछ जानता था, लेकिन उसने कभी भी ये पर्टिकुलर चैंट पहले नहीं सुनी थी। उसके ये सब कुछ बहुत ज्यादा मेस्मराइजिंग भी लग रहा था और अजीब भी लग रहा था। उसने इन लोगों से पूछने की कोशिश की कि तुम क्या चैंटिंग कर रहे हो, इसका क्या मतलब है, लेकिन इन सब ने पूरी तरह से माइकल को इग्नोर कर दिया और लगातार बोट चलाते रहे और चैंटिंग करते रहे। अब माइकल वहां पर लेटा रहा और बस इनकी चैंटिंग को सुनता रहा। बस वो ये उम्मीद कर रहा था जल्दी ही वो किनारे पहुंच जाएगा और तब उसको आराम मिल जाएगा। तभी अचानक से उसने महसूस किया कि चैंटिंग रुक गई है और जो कैनोस थे, जो बोट्स थी, उन्होंने टर्न लिया है और वो एक छोटे से इनलेट की तरफ जा रही हैं। यानी कि एक छोटा सा पानी का इनलेट था, इसकी तरफ वो जा रहे थे। जिस तरफ वो जा रहे थे उधर भी एक किनारा था, वो पूरी तरह से साफ था। जब माइकल ने नोटिस किया कि ये नाव अब काफी धीमी होती जा रही है और रुकने वाली है, तो वो किसी तरीके से उठकर बोट पर बैठ गया। वो अभी भी टायर्ड था, लेकिन वो उठकर देखने की कोशिश कर रहा था कि क्या विलेज आ गया है
लेकिन जैसे ही उसने देखा कि वहां पर कोई भी विलेज नहीं है तो वो काफी कंफ्यूज हो गया। उसे ऐसा लगा कि कोई बात नहीं, विलेज नहीं है लेकिन जल्दी ही विलेज आ जाएगा, और वहां जाकर मैं किसी ना किसी के टच में आकर अथॉरिटीज को इन्फॉर्म कर दूंगा ताकि कोई मुझे आकर यहाँ से रेस्क्यू कर ले। इसके अलावा उसे ये भी उम्मीद थी कि साइमन और लियो भी किनारे पर पहुंच गए होंगे और वो भी जल्दी ही सहायता लेकर आने वाले होंगे। अब इसने उन लोगों से जो कैनो में मौजूद थे उनसे पूछने की कोशिश की कि क्या तुम मेरी हेल्प कर दोगे, क्या तुम कोई इंफॉर्मेशन किनारे पर पहुंचा दोगे। लेकिन इनके बीच में एक मैसिव लैंग्वेज बैरियर था। माइकल को इनकी लैंग्वेज बिल्कुल नहीं आती थी और इन लोगों को भी माइकल की लैंग्वेज बिल्कुल नहीं आती थी, बस ये इशारे ही कर सकते थे। तो इन लोगों को एक दूसरे की बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आई कि इन दोनों ने एक दूसरे से क्या कहा। लेकिन जब माइकल लगातार कोशिश करता रहा तो जो एस्मेट ट्राइब के लोग थे वो लगातार अब हंसने लगे माइकल के ऊपर। ऐसा लग रहा था कि वो इसका मजाक उड़ा रहे हैं। माइकल बहुत ज्यादा कंफ्यूज था, उसको कोई आइडिया नहीं था कि ये हंस क्यों रहे हैं, मेरे ऊपर हंस रहे हैं, क्या हो गया। लेकिन अचानक से ही वो पूरी की पूरी ट्राइब हंसना बंद कर देती है और जो इनकी रिदमिक चैंटिंग चल रही थी वो भी अब लगातार अब फिर से शुरू हो चुकी थी। अब जो इनकी सारी की सारी कैनोज थी वो शोर की तरफ जा रही थी, उस किनारे की तरफ जहां पर एक बहुत बड़ी क्लियरिंग थी लेकिन वहां पर कोई गांव नहीं था। अब माइकल को अंदर से एहसास हो रहा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है और उसको खतरे का भी एहसास होने लगा था। माइकल वापस उस बोट के अंदर लेट गया जैसे कि वो उनकी नजरों से बचने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन जो ट्राइब्समैन था जो कि सबसे पहले माइकल के ऊपर हंसा था, अब वो माइकल के पास आकर खड़ा हो गया, बिल्कुल उसके ऊपर एक तरह से खड़ा हो गया। उसके पैर माइकल के दोनों तरफ थे। वो भी लगातार उन चैंटिंग को, उस मंत्रोच्चार को दोहरा रहा था। माइकल को देखकर स्माइल कर रहा था। उसके बाद उसने अपना भाला, अपना स्पीयर ऊपर उठाया और माइकल के एक साइड पर यानी कि पेट में एक साइड पर जोर से प्रहार किया। जैसे ही उसने माइकल के पेट के एक तरफ भाला मारा, जितने भी ट्राइब मेंबर्स थे उन्होंने हॉर्न बजाने शुरू कर दिए। जो हॉर्न्स होते हैं जो मुंह से बजाते हैं फूंक कर, उनको बजाना शुरू कर दिया और वहां पर हॉर्न्स की बहुत तेज आवाज गूंजने लगी। इधर जो माइकल था उसको ऑब्वियसली बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश की। एक तरह से वो रोल ओवर हो गया एक तरफ, जैसे कि वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा हो। वो ये चाहता था कि वो रोल ओवर करके बोर्ड से नीचे कूद जाए। लेकिन तभी अचानक ही उस व्यक्ति ने दोबारा से अपना स्पीयर उठाया। उसके चेहरे पर और भी बड़ी स्माइल थी इस बार, और उसने माइकल के दूसरे साइड पर इस बार जोर से भाला मारा। अब जो माइकल बहुत ज्यादा हॉरिबल पेन में था, उसने किसी तरीके से अपने आप को उठाया और अपने आप को रोल ओवर करके बोर्ड से नीचे गिरा दिया। नीचे हर जगह मिट्टी मिट्टी थी, वो मिट्टी के ऊपर एक तरह से जंप कर गया था। अब वो अपने पैरों पर खड़ा हुआ। वो इन लोगों से बचकर भागना चाहता था लेकिन वहां पर भागने की कोई जगह नहीं थी। वो मड पर ही फंबल करता रहा। तभी अचानक से दो ट्राइब्समैन आए उसके पीछे से, उसको हाथों से पकड़ा और उसके बाद उसको पकड़कर एक तरफ ले जाने लगे। जिस तरफ वो उसको ले जा रहे थे वो एक जंगल का एरिया था। लगातार ये लोग चैंटिंग करते जा रहे थे और साथ ही अपने हॉर्न्स बजाते जा रहे थे। ये लोग एक तरह से माइकल को घसीटते हुए जंगल के अंदर ले जा रहे थे, जो कि वो बिल्कुल नहीं करना चाहता था। वो जंगल में नहीं जाना चाहता था। अब ये लोग जंगल के अंदर जाते हैं। जंगल के अंदर भी एक क्लियरिंग थी, यानी वहां पर कोई भी वेजिटेशन नहीं था। उस जगह पर उसको ले जाया गया। माइकल को इस क्लियरिंग के बीचों बीच बिठा दिया गया, उसके घुटनों के बल। इधर जो माइकल था वो एक तरह से जो उसके दोनों घाव थे उसके दोनों साइड, उनको गार्ड करने की कोशिश कर रहा था अपने आर्म से। उनको दबा रखा था उसने अपनी इंजरीज को। वो इनक्रेडिबली वीक हो गया था, इतना ज्यादा खून बह रहा था। वो अपने घुटनों के बल इनकी दया पर बैठा हुआ था, यानी कि इनकी दया पर ही डिपेंडेंट था। और अब उसको बिल्कुल नहीं पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है। अब जितने भी ट्राइब मेंबर्स थे वो चारों ओर एक घेरा बनाकर खड़े हो गए। वो लगातार अपनी चैंटिंग जारी रखे हुए थे और कुछ देर के बाद इनमें से एक ट्राइब्समैन आगे बढ़ा। उसने माइकल के सिर को पकड़ा उसके बालों से और उसके बाद इसको नीचे की तरफ झुका दिया ताकि उसके जो नेक का पीछे वाला हिस्सा था, यानी गर्दन के पीछे वाला हिस्सा, वो साफ दिखे, वो विजिबल हो जाए। उसके बाद एक दूसरा ट्राइब मेंबर आया। वो लगातार अभी भी चैंट कर रहा था और बहुत सारे हॉर्न लगातार बजाए जा रहे थे। वहां पर पूरा अजीब सा ही माहौल हो रहा था। अब ये जो दूसरा ट्राइब्समैन था ये आगे आया। उसने अपनी कुल्हाड़ी ऊपर उठाई और माइकल की गर्दन पर जोर से वार किया, उसकी गर्दन काटने के लिए। तो इन्होंने सीधा माइकल की गर्दन पे वार किया और उसकी हत्या कर दी। इधर ये जो माइकल नाम का व्यक्ति था ये इनको अच्छी तरीके से याद था। इनको पता था कि कुछ महीने पहले ये इनके गांव में आया था और इनका एक पोल खरीदने की उसने कोशिश की थी
और इस चीज से ये पूरी तरह से ऑफेंड हो चुके थे। इनको ऐसा लग रहा था कि एक बहुत ही अमीर वाइट व्यक्ति इनके पास अपने पैसे को शो ऑफ कर रहा है और उनका जो इतना सेक्रेड आर्टिफैक्ट है उसको खरीदने की कोशिश कर रहा है, जो कि उनको बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। उनको पता था कि ये शायद अपने कहीं पर इसको सजाना चाहता है, म्यूजियम में रखना चाहता है, जितना भी वो अपनी लैंग्वेज में समझे होंगे, लेकिन ये चीज उनको बिल्कुल पसंद नहीं आई थी और वो अंदर ही अंदर माइकल से बहुत ही ज्यादा नफरत करने लगे थे। उन्होंने इसी कारण से माइकल को अपना पोल नहीं बेचा था, लेकिन ये बात माइकल को समझ में नहीं आई थी कि वो इससे नफरत करने लगे हैं। उसके बाद माइकल वहां से चला गया था, लेकिन आज अचानक से ही मैजिकली उनको वो रिवर में तैरता हुआ मिल गया था। उसी जगह पर पहुंच गया था जहां पर एस्मेट ट्राइब के लोग पहुंचे हुए थे। जो एस्मेट ट्राइब के बुजुर्ग लोग थे, यानी कि फिन और जिम, और इसके साथ ही पेप नाम का भी एक व्यक्ति था। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा, नॉड किया और अब वो समझ गए थे कि उनको माइकल के साथ क्या करना है। उनका ये डिसीजन था कि ये लोग रिचुअलिस्टिकली माइकल को मार डालेंगे और इससे उनके वॉरियर्स की आत्मा को शांति मिलेगी। इसके अलावा पास्ट में बहुत सारे व्हाइट मैन ने उनके लोगों की हत्या की थी, तो उनको ऐसा लग रहा था कि उनकी सोल्स के लिए ये बदला लेंगे। इसी कारण से वो इतने ज्यादा मंत्रोच्चार कर रहे थे, इतनी ज्यादा चैंटिंग कर रहे थे। इन्होंने बाद में बताया था कार्ल को कि ये इस तरह की रिचुअल चैंटिंग करते हैं जब वो इस तरह का एग्जीक्यूशन करते हैं किसी के भी साथ। तो जब उन्होंने माइकल की हत्या कर दी, तब इन लोगों ने वो कुल्हाड़ी नीचे रखी, उसके बाद अपने अपने चाकू निकाले और पहले तो इन्होंने माइकल की गर्दन को पूरी तरह से उसके शरीर से अलग किया, यानी कि सर उसका धड़ से अलग कर दिया। उसके बाद इन्होंने इसकी लाश के बहुत ही छोटे छोटे टुकड़े किए और इस दौरान पूरे टाइम चैंटिंग लगातार चल रही थी। जितने भी ट्राइब मेंबर्स थे वो माइकल की बॉडी को छोटे छोटे पीसेस में सेपरेट करते जा रहे थे। उसके ऑर्गन्स अलग कर रहे थे, फ्लैश अलग कर रहे थे, बोन्स वगैरह सब अलग अलग ढेर में लगा लगा कर रख रहे थे, जैसे किसी जानवर की बॉडी के साथ किया जाता है। बहुत ही जल्दी उन लोगों ने अब आग लगा ली थी, वहां पे आग जला ली थी। उसके बाद उन्होंने माइकल के शरीर को पकाना शुरू किया। उसके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स अलग अलग तरीकों से पकाए गए। उसके बाद इन लोगों ने वहां पर बैठकर माइकल की बॉडी पार्ट्स को खाया, यानी कि उसकी लाश को खाया। और क्योंकि इन ट्राइब्स में कई जगह जो ब्रेन होता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा समझा जाता है, जिसे इंपॉर्टेंट लोग खाते हैं। ऐसी एक स्टोरी मैंने आपको पहले भी सुनाई है। तो वो जो ब्रेन था वो सबसे इंपॉर्टेंट लोग ही खाने वाले थे, जो कि थे फिन, जिम और पेप। इन तीन बुजुर्गों ने वहां बैठकर ब्रेन को खाया और फाइनली जब उन्होंने सारा का सारा ये खाना पीने का प्रोग्राम अपना खत्म कर दिया, तो जितना रिमेनिंग मीट था जो खा नहीं पाए थे वो अलग अलग पाउचेस में पैक किया, जिसको वो बाद में खाने वाले थे, यानी कि अपने घर लेकर जाने वाले थे। इधर ये जो बुजुर्ग व्यक्ति थे उन्होंने माइकल का स्कल लिया, उसको वो विलेज लेकर जाने वाले थे। उसको बनाना लीव में कवर करके फिर वो उसको पेंट करके ट्रॉफी की तरह सजा कर रखने वाले थे। ऐसा उन्होंने किया भी। फिर कुछ दिनों के बाद इन लोगों को पता चला कि माइकल के लिए एक ह्यूज सर्च चल रही है, लोग उसको बहुत ज्यादा ढूंढ रहे हैं। और कहीं ना कहीं वो ये भी समझ गए थे कि माइकल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति था। तो उन्हें पता था कि अगर ये कहानी सामने आ गई कि हमने उसको मार डाला है, तो लोग इनके खिलाफ रिटेलिएट करेंगे, इनसे बदला लेंगे। और इस कारण से कई दशकों तक इन लोगों ने इस बात को छुपा कर रखा। ये बात अभी तक दबी हुई थी जब तक ये जो कार्ल हॉफमैन था, जो नेशनल जियोग्राफिक का रिपोर्टर था, ये वहां पहुंचा नहीं और किसी तरीके से ये स्टोरी इन लोगों से उसने उगलवाई, या हम कह सकते हैं कि ये इस स्टोरी को सामने लाया। और बाद में उसने एक बुक लिखी जिसका नाम मैंने आपको बताया, सैवेज हार्वेस्ट। और उसके बाद जब ये बुक छपी तब पूरी दुनिया को पता चला कि आखिर माइकल के साथ हुआ क्या था। अब कुछ लोग तो इस स्टोरी पर यकीन करते हैं कि इसके साथ यही हुआ होगा, लेकिन कुछ लोग ये भी मानते हैं कि वो तैरने के दौरान ही डूब गया होगा। स्पेशली इसकी फैमिली ये मानती है कि वो डूब गया होगा। शायद उनका मन ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि इस तरीके से उसको कंज्यूम कर लिया गया, उसको खा लिया गया। शायद ये स्टोरी डाइजेस्ट करने के लिए बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, इसीलिए वो ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए तो असल में माइकल के साथ यही हुआ था। उसको एस्मेट ट्राइब के द्वारा खा लिया गया था, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उनका एक आर्टिफैक्ट खरीदना चाहता था उसको अपने म्यूजियम में लगाने के लिए, ताकि वो इन लोगों की हेल्प कर पाए। उसे ऐसा लगता था कि इनके आर्टिफैक्ट्स देखकर लोग इनकी इज्जत करेंगे, इनके बारे में जानेंगे और इनके कल्चर को ज्यादा सम्मान देंगे, नहीं तो लोग इनको बस जंगली समझते हैं। तो उसका जो मोटिव था वो कुछ भी गलत नहीं था। वो वैसे ही इतना ज्यादा अमीर था कि वो कोई भी पैसा कमाने की नहीं सोच रहा था। अगर वो एक नॉर्मल इंसान होता जिसको पैसे की जरूरत होती है और वो ऐसा काम करता, तो हमें समझ में भी आता कि हाँ ठीक है, वो पैसा कमाने के चक्कर में था। लेकिन उसके साथ ऐसा बिल्कुल नहीं था। वो सिर्फ इन्हीं के कारण ये सारा चीज करना चाह रहा था कि इनको रेस्पेक्ट मिले। लेकिन देखा जाए तो लैंग्वेज भी एक बहुत बड़ा बैरियर था, कल्चर भी एक बहुत बड़ा बैरियर था।
इन लोगों की भी गलती नहीं थी, ये लोग भी समझ नहीं पाए कि आखिर वो चाहता क्या है। और जो इस तरह की ट्राइब्स होती हैं उनको अपने लिए बहुत ज्यादा डर होता है कि कहीं उन लोगों का सफाया ना हो जाए। उनको अपने ऊपर खतरा हमेशा मंडराता हुआ नजर आता है, क्योंकि उनको पता है कि वो दुनिया से बिल्कुल अलग हैं और दुनिया से हमेशा वो खतरा बना रहता है। तो इनकी भी वैसे तो गलती थी कि उसको खा लिया, लेकिन वो भी इनके कल्चर का हिस्सा था। तो आप इस स्टोरी के बारे में क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि इसमें कौन सही है कौन गलत है? और आपको पता ही है कि अंडमान में भी, जो अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है हमारा, वहां पर भी कुछ इस तरह की ट्राइब्स हैं। इसी कारण से वहां पर बहुत सारे आइलैंड्स पर जाना भी मना है, जिनके बारे में आपने सुना ही होगा। अगर आप कहेंगे तो मैं वो स्टोरी भी आपके लिए लेकर आ सकती हूँ कि वहां पर क्या हो रहा है। लेकिन उसके बारे में ऑलरेडी बहुत सारी स्टोरीज मौजूद भी हैं, तो कभी आप उन ट्राइब्स के बारे में भी सर्च कीजिए, उनको सुनिए। वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही है कि कमेंट कर दीजिए, मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई स्टोरीज। थैंक यू सो मच।